बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 8 के साथ आप पास हाजिर हैं और एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से बात हो रही थी। चैप्टर नंबर 13 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें क्लोराइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। देखें, अभी तक हम लोगों ने थर्ड पीरियड के ऊपर की बात की है। सबसे पहले अगर आपको पहले दिन की क्लास याद हो तो मैंने थर्ड पीरियड एलिमेंट्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन, ये एलिमेंट्स होते हैं। पहले तो हमने इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने इनके तीन रिएक्शन देखे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जिनसे ये ऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन विद क्लोरीन, जिनसे ये क्लोराइड्स बनाते हैं। रिएक्शन विद वाटर, जिनसे ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के अंदर जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह जब इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो उन ऑक्साइड्स की भी डिटेल हमारी बुक में दी हुई है। और कल का जो हमारा लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने एसिड बेस्ड बिहेवियर ऑफ थर्ड पीरियड ऑक्साइड पढ़ा था। तो ऑक्साइड की जो केमिस्ट्री है वो खत्म हो गई। ऑक्साइड के बारे में इतना ही हमारी बुक में दिया हुआ था। उसमें जो मेन टॉपिक था वो उनका एसिड बेस्ड बिहेवियर था। आज हम इनका जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिससे इनके क्लोराइड्स बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। यानी ये भी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की प्रोडक्ट्स हैं, क्लोराइड्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के क्लोराइड्स, यानी अगर हम थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ क्लोरीन लगा देते हैं या जब इनको क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तो जो क्लोराइड्स बनते हैं उनकी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब कि क्लोराइड्स के बारे में जितना मैं आज आपको बताऊंगा यही हमारी बुक में दिया हुआ है, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और हमारा थर्ड पीरियड का टॉपिक भी ये खत्म हो जाएगा। तो थर्ड पीरियड के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन हमारी बुक में थी, जो आज हम इंशाल्लाह कर लेंगे। उसके बाद फिर हम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4 और ग्रुप 7, इन 4 ग्रुप्स की बात करेंगे। हमारा यूं समझे कि 40% जो हमारा चैप्टर है ये खत्म हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोर्शन है इस चैप्टर के अंदर वो थर्ड पीरियड का है, क्योंकि थर्ड पीरियड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोराइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। सबसे पहले तो आपको थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के जो क्लोराइड्स हैं इनके फार्मूलाज आने चाहिए, और वो क्लोराइड्स जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब सोडियम पहले ग्रुप से, इसको +1 चार्ज होता है, इसके साथ एक ही क्लोरीन अटैच होती है, तो इसके क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। MgCl2, अब मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, इसलिए 2 क्लोरीन लगाने पड़ते हैं इसके साथ, तो ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम पे +3 होता है, इसलिए 3 क्लोरीन अटैच होते हैं, तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। सिलिकॉन पे +4 होता है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये -1 शो करेगा, तो इसको प्लस में शो करना पड़ेगा। जब ये प्लस में चार्ज शो करेगा तो ये +4 शो करेगा। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी इसको बोलते हैं, SiCl4। अब फास्फोरस के 2 क्लोराइड्स हैं, दोनों ही बहुत कॉमन हैं, दोनों ही बनते हैं, इसलिए हमें दोनों पढ़ने पड़ेंगे, एक PCl3 और एक PCl5। और सल्फर का एक ही क्लोराइड है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे क्लोराइड्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक क्लोराइड डिस्कस करेंगे, S2Cl2 डाइसल्फर डाइक्लोराइड, इसको डाइसल्फर डाइक्लोराइड बोलते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अक्सर स्टूडेंट्स के ज़हन में होता है कि सर अगर हम इस 2 को कैंसिल कर दें तो ये HCl भी तो लिखा जा सकता है। तो HCl बच्चे इसका फार्मूला नहीं है, इसका जो एक यूनिट होता है उसमें 2 सल्फर होते हैं, 2 ही क्लोरीन होते हैं, इसलिए इसका जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो S2Cl2 है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्लोराइड है सल्फर का। एनीवेज, बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर मैं इनके जो क्लोराइड्स हैं इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ये जो सोडियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स हैं, ये दोनों के दोनों आयनिक इन नेचर है, क्योंकि सोडियम प्योर मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, दोनों जब नॉन मेटल यानी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड में आ जाते हैं, और ये दोनों आयनिक हैं। वैसे तो हम एल्यूमिनियम को भी मेटल कहते हैं क्योंकि ये बड़ी हार्ड मेटल है, लेकिन एल्यूमिनियम क्योंकि थर्ड ग्रुप में जब हम आते हैं ना तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है, एटम के साइज छोटे होते जाते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। एल्यूमिनियम का जो बिहेवियर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आयनिक भी बिहेव करता है, कोवलेंट भी बिहेव करता है क्लोराइड्स के केस में, खास तौर पे क्लोराइड्स। इससे पहले मैंने आपको ये बात नहीं बताई, तो क्लोराइड्स में हमें इसका ये जो बिहेवियर है ये बड़ा क्लियर नजर आता है, आगे चलकर हम आज के लेक्चर में भी देखेंगे
तब आपको मेरी ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये इंटरमीडिएट का मतलब है दरमियान, यानी आयनिक भी है, कोवलेंट भी है। तो ये बात मैं आगे चलकर रिएक्शन की मदद से भी एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जो सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ये जो क्लोराइड्स हैं, ये प्योरली कोवलेंट है, दे आर कोवलेंट इन नेचर। तो अगर आप ये वाली कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है ये आप ध्यान में रख लेंगे तो आपके लिए क्लोराइड्स की जो केमिस्ट्री है इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और क्लोराइड्स के अंदर सबसे पहले इनकी कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले है स्ट्रक्चर, कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड दे आर आयनिक। तो आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये बड़े बड़े क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर तो आपने फर्स्ट ईयर में भी बड़ा डिटेल में देखा होगा। अगर आपको फर्स्ट ईयर का टॉपिक याद हो, सोडियम क्लोराइड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है कि ईच क्लोराइड आयन इज अटैच्ड विद 6 सोडियम आयन एंड ईच सोडियम आयन इज अटैच्ड विद 6 क्लोराइड आयन। तो सोडियम क्लोराइड का जो एक क्रिस्टल लैटिस है, बहुत ह्यूज क्रिस्टल लैटिस होता है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये भी आयनिक है, और आयनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जाइंट आयनिक लैटिस बनाते हैं एट रूम टेम्परेचर। यानी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो लैटिस की फॉर्म में है, यानी ह्यूज स्ट्रक्चर है। उसके बाद जब हम चलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की तरफ, और इसके आगे वैसे तो सिलिकॉन है, लेकिन सिलिकॉन को यहाँ डिस्कस नहीं किया, फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड इनकी केमिस्ट्री आपस में मैच करती है, इसलिए इन दोनों को यहाँ बताया गया है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड फास्फोरस 5 PCl5 क्लोराइड आर ट्रिकी। अब वो बात जो इंटरमीडिएट वाली मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पर एक्सप्लेन हो रही है। दे चेंज देयर स्ट्रक्चर फ्रॉम आयनिक टू कोवलेंट व्हेन सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड और वेपर। अब देखें, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये वैसे सॉलिड है, और ये जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये आयनिक होगा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। लेकिन जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को हीट करेंगे, हीट करने से आपको पता है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। जब वो लिक्विड स्टेट में जाएगा तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आयनिक से कोवलेंट हो जाएगा। ये इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और एल्यूमिनियम का जो बिहेवियर है, इसलिए मैंने कहा था कि ये इंटरमीडिएट बिहेवियर शो करता है, डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। अगर वो सॉलिड है तो आयनिक होगा, अगर वो लिक्विड है तो वो कोवलेंट होगा। लिक्विड से मुराद ये है कि आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये डिसॉल्व होने के बाद ये भी ये कोवलेंट बन जाएगा, क्योंकि अब वो सॉलिड तो रहा नहीं है, अब वो लिक्विड हो गया। अब इस तरह भी आप इसको लिक्विड बना सकते हैं, या आप इसको क्या करें, हीट करें। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो इसका जिसको मेल्टिंग बोलते हैं, तो मेल्टिंग पर भी ये आपको आयनिक से कोवलेंट बिहेवियर शो करेगा। तो ये बात आप लोगों ने इसमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जितने क्लोराइड्स हैं, हमने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फास्फोरस, ये तो हमने देख लिया कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। इसके अलावा जितने क्लोराइड्स हैं, सल्फर है, सिलिकॉन है और PCl3 है, ये जो 3 क्लोराइड्स हैं ये मॉलिक्यूलर हैं और कोवलेंट है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनकी केमिस्ट्री को यहाँ पर नहीं बताया गया या उनके स्ट्रक्चर को यहाँ पर नहीं बताया गया। वो इस तरह से बड़े बड़े क्रिस्टल लैटिस नहीं बनाते, वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाते। उनमें क्या है कि वो प्योरली कोवलेंट होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इसमें बताएंगे कि रिमेनिंग क्लोराइड्स एक्सेप्ट एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सोडियम एंड मैग्नीशियम, they are purely covalent and exist in the form of small molecule। तो ये स्ट्रक्चर के हवाले से एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जनरल इंफॉर्मेशन थी, जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी। स्ट्रक्चर के बाद दूसरी चीज आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, हर चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड होती है। अगर आपको स्ट्रक्चर का टॉपिक समझ आ जाए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को बताना इजी है। अब जाहिर सी बात है, सोडियम और मैग्नीशियम ये आयनिक है, तो आयनिक के तो आपको पता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो आप देख सकते हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज नीडेड टू ब्रेक द स्ट्रांग आयनिक इंटरेक्शंस। ये तो क्लियर बात है कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर मसला क्या आता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको पता है कि जैसे ही आप उसको हीट करते हैं वो कोवलेंट हो जाता है। तो कोवलेंट होने की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इनके मुकाबले में कम होता है, सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के मुकाबले में कम होता है। और जैसे ही आप सिलिकॉन की तरफ जाते हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, वो तो है कोवलेंट, प्योरली कोवलेंट। और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं द रेस्ट आर लिक्विड्स और लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स। या तो वो लिक्विड्स होंगे, जिस तरह सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ये लिक्विड होता है,
PCl3 है, ये भी लिक्विड होता है। S2Cl2 वो गैस है। तो या तो ये पहले ही लिक्विड होंगे और लिक्विड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, और या अगर सॉलिड भी होंगे तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड, जिसका PCl5 है, अब वो लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स के अंदर आता है। उसकी वजह क्या है कि सोडियम और मैग्नीशियम के अलावा जितने हैं वो सारे के सारे कोवलेंट इन नेचर हैं, और कोवलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इन क्लोराइड्स के मुकाबले में कम है। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का जो टॉपिक है ये हमारे उस स्ट्रक्चर वाले टॉपिक से ही मैच करता है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस हेडिंग को भी एक्सप्लेन कर लेंगे। तीसरी चीज है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब एक चीज तो अपने जहन से निकाल लेंगे, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो तो कंडक्टर होते ही नहीं है। तो पहले मैं ये वाली चीज एक्सप्लेन करता हूँ। एल्यूमिनियम क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, द सॉलिड डज नॉट कंडक्ट एंड इन लिक्विड दे हैव कन्वर्टेड इनटू कोवलेंट फॉर्म, सो डोंट कंडक्ट आइदर। यानी सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के अलावा जितने क्लोराइड्स हैं, चाहे एल्यूमिनियम हो, फास्फोरस हो या सल्फर का हो, जितने भी क्लोराइड्स हैं वो सारे के सारे कोवलेंट हैं, और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कंडक्टर्स नहीं होते। तो इसलिए ये तो इस रेस से निकल गए। पीछे रह जाते हैं आयनिक, और आयनिक में सोडियम और मैग्नीशियम होते हैं। इनमें भी सिर्फ एक फॉर्म में इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं, और वो उनकी कौन सी होती है, जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं, यानी पिघली हुई हालत में। अब ये बात तो फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट इट इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, ये वही बात उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होते हैं ये आयनिक होते हैं, सो विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन दे आर मोल्टन, और जब ये इलेक्ट्रोलिसिस शो करेंगे, मोल्टन स्टेट में जाएंगे, तब ये करंट पास करेंगे। सॉलिड स्टेट में ये करंट पास नहीं करेंगे। मैंने तमाम बातें इस स्लाइड के ऊपर नहीं लिखी, मैं कुछ बातें जो आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये बातें आप लोगों ने नोट करनी है, और यही चीजें हैं जिनसे MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इस स्लाइड को, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात को अगर कंक्लूड करें तो वो ये है कि सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में करंट पास करते हैं, सॉलिड फॉर्म में करंट पास नहीं करते। इनके अलावा जितने क्लोराइड्स हैं वो सारे किसी फॉर्म में भी करंट पास नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास इनका जो है वो एक थोड़ा सा केमिकल बिहेवियर दिया गया है वाटर के साथ, कि जितने भी क्लोराइड्स हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जितने भी क्लोराइड्स हैं, जब इनको वाटर में डाला जाता है तो ये किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, या मतलब के कह सकते हैं एसिड बेस्ड बिहेवियर ऑफ दीज क्लोराइड्स, और व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर आइदर दे रिएक्ट विद वाटर और दे जस्ट डिसॉल्व इन वाटर। तो हम इनकी थोड़ी सी केमिस्ट्री वाटर के हवाले से देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। ये तो आप घर में भी देख सकते हैं, आप नमक को पानी में डालते हैं तो ना तो कोई गैस इवॉल्व होती है, ना ही वाटर का टेम्परेचर चेंज होता है, ना ही वाटर की pH चेंज होती है। तो ये तो हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड सिंपली डिसॉल्व इन वाटर टू गिव अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड जो है ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है। और अगर आपको फर्स्ट ईयर का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टॉपिक याद हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि सोडियम क्लोराइड किस चीज से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. Sodium hydroxide is a strong base, so hydrochloric acid is a strong acid. जब strong base और strong acid के मिलने से salt बनेगा वो न्यूट्रल होगा। इसी तरह weak acid weak base के मिलने से जो salt बनेगा वो भी न्यूट्रल होगा। अगर strong acid और weak base के मिलने से जो salt बनेगा वो acidic होगा। अगर strong base और weak acid के मिलने से salt बनेगा तो वो basic होगा। तो salt hydrolysis वाला टॉपिक अगर आपको याद हो तो वही चीज यहाँ पर अभी हम समझेंगे रिकॉल हो रही है। ये सोडियम क्लोराइड जो है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन इसलिए देता है क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से मिलता है, इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद उसकी pH को भी चेंज नहीं करता। ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये बड़ा डिटेल में देखा था। देन हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का बिहेवियर सोडियम क्लोराइड से थोड़ा डिफरेंट होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव अ फेंटली एसिडिक सॉल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 6 pH, यानी एक स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन देता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो ये एक रिएक्शन हमारी बुक में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डालते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। एक्चुअली इस बात को मैं बाद में बताता हूँ। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड ने वाटर में डिसॉल्व होने के बाद उससे रिएक्ट किया, उसके मॉलिक्यूल्स को अपने साथ मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बना लिया है, जिसकी वजह से वाटर एसिडिक हो गया है। अब ये रिएक्शन इतना
क्लियरली इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से वाटर एसिडिक कैसे हो गया। ये तो सिर्फ ये शो कर रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड ने वाटर से रिएक्ट किया, और मैग्नीशियम क्लोराइड के भी मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया, क्लोराइड ने नहीं किया। देखिए क्लोराइड सेपरेट पड़ा हुआ है, मैग्नीशियम ने वाटर को अपने साथ मिला लिया है। तो इसमें भी मैं अपनी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाली बात आपको बताता हूँ कि अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड को देखें कि ये किस एसिड और बेस से बना होगा। Cl इसके अंदर आता है HCl से, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। Mg कहां से आ सकता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो आपको पता है एसिडिक इन नेचर होगा। तो आप ये बात इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि MgCl2 वाटर को एसिडिक क्यों बना देता है, बिकॉज इट इज एसिडिक सॉल्ट, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड वीक बेस MgOH ट्वाइस। इस वजह से ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो अगर आप इस तरह बता देंगे तो भी ये बात ठीक है। अगर आपको ये वाली स्लाइड समझ आ जाएगी तो आप इसके बाद जितने भी क्लोराइड्स आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन इजीली कर लेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट रिएक्ट्स विद वाटर रादर देन जस्ट डिसॉल्विंग इन इट। ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिसमें हमने मैग्नीशियम क्लोराइड को देखा था। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी सेम उसी तरह से है, उस पे +2 चार्ज है, इस पे +3 चार्ज है। In the first instance, hexa aqua aluminium ions are formed together with chloride ion, यानी ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसकी वजह भी वही है कि ये भी देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसके कॉम्बिनेशन से जब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये भी वाटर को एसिडिक बना देता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो नेचर है वो बिल्कुल MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड की तरह है कि वो भी वाटर को एसिडिक बनाता है, ये भी वाटर को एसिडिक बनाता है, और ये उससे ज्यादा एसिडिक बनाता है क्योंकि ये ज्यादा क्लोराइड आयन, ज्यादा वाटर को मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करवा रहा है, ज्यादा हाइड्रोजन आयन जनरेट करेगा। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाता। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक आप अपना अगर ये इस बात को समझना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टॉपिक देख लें कि एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके उसके OH को अपने साथ मिला लेगा और H पॉजिटिव आयन रिलीज करता रहेगा, जिसकी वजह से वाटर एसिडिक हो जाएगा। अब जैसे ही हम सिलिकॉन क्लोराइड की तरफ जाते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये हो जाता है कोवलेंट। ये इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करता कि एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब आपने वाटर में डाला तो इसका एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट कर गया, क्लोरीन ने नहीं किया। क्योंकि ये जो होते हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनमें ये बिहेवियर होता है कि ये आयोनाइजेशन शो कर सकते हैं कि इनको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इनके आयंस अलग हो जाएंगे। लेकिन जो कोवलेंट क्लोराइड होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके आयोनाइजेशन का फिनोमेना शो नहीं करते, ये डायरेक्ट रिएक्शन शो करते हैं। अब सिलिकॉन क्लोराइड को देखें या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं देयर इज अ वायलेंट रिएक्शन, यानी ये वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन शो करता है टू प्रोड्यूस सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। In a large excess of water, the hydrogen chloride will of course dissolve to give a strongly acidic solution containing hydrochloric acid। यानी ये तमाम जितने भी हमने अभी तक पढ़े NaCl, MgCl2 और AlCl3, उन तमाम के मुकाबले में सबसे ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन कॉज करता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्लस वाटर। तो ये वाटर का H इसके Cl से मिलकर HCl बना देगा, और आप देखें 4 HCl के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये बन रहा है। इस HCl की वजह से ये बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर है। ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन है और इसकी केमिस्ट्री ये आपने ध्यान में रखनी है। फास्फोरस के दो क्लोराइड्स हैं, एक PCl3 और एक PCl5। तो दोनों को बारी-बारी में एक्सप्लेन करता हूं, बहुत आसान है। PCl3 reacts violently with water, you get phosphorus acid H3PO3। ये देखें ना, फास्फोरस H3PO3। इसी तरह का होता है H3PO4, उसे कहते हैं फास्फोरिक एसिड एंड फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है कि PCl3 ने वाटर से रिएक्ट किया, H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड और हाइड्रोक्लोराइड, ये भी एसिडिक इन नेचर हुआ। यानी ये जो क्लोराइड है PCl3 ये भी एसिडिक इन नेचर है क्योंकि ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो वायलेंट है, वो फास्ट है। इसके मुकाबले में जब PCl5 की बात करते हैं तो इसका रिएक्शन उससे भी फास्ट होता है और वायलेंट होता है, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि आप वाटर की कंडीशन क्या ले रहे हैं। The reaction happens in two stages. In the first with cold water, अगर आप cold water यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, PCl5 वाटर से रिएक्ट करके फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। ये है कोल्ड वाटर के साथ। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, वाटर बॉइलिंग वाटर यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि बनेगा यही, पहले जो आपका PCl5 ये वाटर से रिएक्ट करके ये बनाएगा। कोल्ड वाटर के केस में ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यानी बस यही चीज है।
लेकिन अगर आप बॉइलिंग वाटर यूज कर रहे हैं तो बॉइलिंग वाटर के केस में PCl5 वाटर से रिएक्ट करके ये बनाएगा POCl3 और वो POCl3 दोबारा वाटर से रिएक्ट करके फास्फोरिक एसिड बना देगा। ये एक इसके अंदर फर्क है। यानी कोल्ड वाटर के केस में ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, लेकिन हॉट वाटर के केस में ये रिएक्शन इससे आगे प्रोसीड करेगा। यानी जब ये POCl3 बनेगा तो ये POCl3 फिर वाटर से रिएक्ट करके H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड बना देगा। अब यानी कि जो PCl5 का रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स के अंदर हो रहा है, और अगर उन दोनों स्टेप्स को ऐड करके लिखा जाए तो वो ये बन जाता है PCl5 + 4H2, ये 3H2 ये वाले और एक ये वाला H2, इनको ऐड करेंगे तो 4H2, H3PO4, 3HCl ये है और 2HCl ये है, तो ये बन जाता है 5HCl। ये ओवरऑल रिएक्शन इसको दिखाया गया है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास सल्फर का डाइसल्फर डाइक्लोराइड। ये एक ऐसा जो क्लोराइड है जिसका स्ट्रक्चर भी काफी डिफरेंट है। आप देखें ये जो लार्ज एटम है येलो वाले ये सल्फर को शो करते हैं और जो ग्रीन है ये क्लोरीन को शो करते हैं। H2Cl2 यानी 2 सल्फर हैं और 2 क्लोरीन है, इस तरह से अटैच है। इसका ये एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है, इसका फार्मूला, ये फार्मूला आपको आना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। और ये जो डाइसल्फर डाइक्लोराइड है ये वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। यानी ये वाहिद क्लोराइड है जिसका रिएक्शन हमने देखा कि वाटर के साथ स्लो था। इसके अलावा जितने कोवलेंट क्लोराइड से, कोवलेंट की बात करूंगा, आयनिक की बात नहीं कर रहा, जितने कोवलेंट क्लोराइड से उनका रिएक्शन वाटर के साथ बहुत फास्ट था। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ने भी फास्ट रिएक्शन शो किया, PCl3 ने भी फास्ट रिएक्शन शो किया, PCl5 ने भी, और आखिर में ये H2Cl2 था, इसका रिएक्शन जो है ये वाटर के साथ स्लो है। और ये क्या करता है, ये मिक्सचर ऑफ थिंग्स बनाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे एक प्रोडक्ट नहीं बनती, इसलिए इसकी इक्वेशन नहीं बताई गई। यहाँ पर कोई एक इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको शो नहीं कर सकते क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है, इसकी कोई एक प्रोडक्ट नहीं होती, इसलिए ये तमाम चीजें प्रोड्यूस होती हैं तो हम इसको जनरली बता देते हैं। तो ये क्लोराइड्स का टॉपिक था जो आज हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। आप लोगों ने ये तमाम चीजें जो मैंने बताई हैं एज इट इज इसी तरह से कोशिश करें, याद करें, जहन में रखें, हाथ से लिखें। जो क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछने का मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए आप लोगों के लिए ये आसानी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है, इसको रोजाना याद करना पड़ता है, रोजाना देखना पड़ता है। अगर आप इसको डेली नहीं करेंगे तो फिर एट द एंड जब आपके पेपर्स आएंगे तो आपको ये सारा मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर रिएक्शन में, हर एलिमेंट में थोड़ी सी केमिस्ट्री डिफरेंट होती है अपने प्रीवियस एलिमेंट के मुकाबले में। और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो लेक्चर के दौरान तो समझ आ जाती हैं, लेकिन जब आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको भूल जाएंगे। सो एनीवेज, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।